बहुत बुरे हाल है, इतना पेन कि पेन कम ही नहीं हो रहा। इतने बस दुआ कीजिए मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। दोस्तों, आप सभी लोग भारती सिंह और गीता मां को तो जानते ही होंगे, मगर क्या आपको यह पता है कि भारती सिंह को हो गई है एक बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी जिसमें उनकी जान भी जा सकती है। और वहीं दूसरी तरफ क्या सचमुच गीता मां ने शादी कर ली है और शादी की फोटो उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है। चलिए जानते हैं गीता मां और भारती सिंह की जन्म से लेकर अब तक की पूरी कहानी। नंबर 1। दोस्तों, आप सभी लोग गीता मां को तो जानते ही होंगे, मगर क्या आपको ये पता है गीता मां ने सीक्रेटली शादी कर लिया है और आज उनके 2 बच्चे भी हैं जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। आखिर कैसे एक मिडिल क्लास घर की लड़की जो बड़े बड़े एक्टर्स के पीछे एज अ बैकग्राउंड डांसर डांस किया करती थी, वो आज घर घर में पहचाने जाने लगी है। क्या सचमुच सन 2015 में गीता मान ने एक पैदल चल रहे आदमी के ऊपर अपनी पूरी की पूरी गाड़ी चढ़ा दी थी और जब उस आदमी ने मदद मांगी तब गीता मां वहां से फरार हो गई। चलिए जानते हैं गीता मां की जन्म से लेकर अब तक की पूरी कहानी। दोस्तों, गीता मां का पूरा नाम है गीता कपूर। इनका जन्म 5 जुलाई 1973 को मुंबई, महाराष्ट्र में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, जहां पर उनके पिताजी एक सरकारी स्कूल में टीचर थे और उनकी मां एक हाउसवाइफ थी। गीता को बचपन से ही डांस करने का शौक था। जब भी मोहल्ले में और उनके घर में कभी भी गाना बजता था तब गीता उस गाने पर ही डांस करने लगती थी। गीता की शुरुआती पढ़ाई उन्हीं के मोहल्ले के एक प्राइवेट स्कूल से शुरू हुई। गीता शुरू से ही पढ़ने में बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं थी, यहाँ तक कि वो कई बार मैथ और साइंस जैसे हार्ड सब्जेक्ट में फेल भी हो जाया करती थी। मगर जब भी स्कूल में कोई भी डांस या फिर ड्रामा का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता था तब गीता उन प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती थी। गीता सिर्फ हिस्सा ही नहीं लिया करती थी बल्कि वो कई बार इन प्रोग्राम्स में जीतकर मेडल भी अपने घर लाती थी। गीता इतनी छोटी सी उम्र में स्कूल में इतना अच्छा डांस करती थी जिसकी वजह से वो स्कूल में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई थी। मगर दोस्तों, गीता का वजन बचपन से ही अपने उम्र के बच्चों से थोड़ा ज्यादा रहा था, जिसकी वजह से जो बच्चे उन्हें डांस में नहीं हरा पाते थे वो उनको मोटी भैंस कहकर चिढ़ाया करते थे। ये चीज गीता को बचपन से ही बहुत ही ज्यादा बुरी लगती थी कि कोई उनके मोटापे का मजाक उड़ा रहा है। धीरे धीरे गीता बड़ी होती है और अपनी 10वीं तक की पढ़ाई पूरी कर लेती है। 10वीं के बाद आर्ट्स सब्जेक्ट को चुनती है अपने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। 10वीं पास करने के बाद ही गीता एक बड़े और अच्छे डांस क्लास को ज्वाइन कर लेती है, जहां पर उन्हें डांस के बारे में पढ़ाया, सिखाया और समझाया जाता है। उसी डांस क्लास में गीता को पता चला कि डांस भी कई तरह के होते हैं। इंडिया में कुल 16 तरह के डांस किए जाते हैं, जिनमें से गीता 2 डांसिंग स्टाइल्स को चुनती है। पहला था इंडियन कल्चरल डांस और दूसरा था बॉलीवुड स्टाइल डांस। इन 2 डांस के तरीकों को सीखने के लिए गीता अपनी एड़ी छोटी का दम लगा देती है। 2 सालों में उस डांस क्लास में गीता बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से डांस को सीख लेती है, जिसके बाद उनकी 12वीं की पढ़ाई पूरी हो गई, जिसमें उन्होंने सिर्फ 55% ही पाया था। स्कूली पढ़ाई खत्म होने के बाद गीता कॉलेज को ज्वाइन कर लेती है। गीता कॉलेज में भी जाने के बाद पढ़ाई में कम बल्कि ड्रामा और थिएटर में ज्यादा ध्यान लगाया करती थी। कॉलेज में जाने के कुछ ही दिनों बाद कॉलेज वालों ने एक डांस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया था, जिसमें गीता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। कई सारे लड़कियां और लड़के उस डांस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं और डांस करते हैं। मगर जब आखिरी में गीता की बारी आई तो सारे स्टूडेंट गीता का डांस देखकर इम्प्रेस हो गए। सभी लोग खड़े होकर अपनी जगह पर ही तालियां बजाने लगे। गीता का डांस इतना अच्छा था कि वो कुछ ही दिनों में पूरे कॉलेज में वायरल हो गई। हर कोई उन्हें उनके नाम से पहचानने लगा था और इस प्रोग्राम में गीता को कॉलेज की तरफ से गोल्ड मेडल भी मिला था। कॉलेज के दिनों में ही गीता अपने डांस के टीचर से डांस की गहराइयों के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से सीखती है। धीरे धीरे गीता का कॉलेज खत्म होता है और अब वो अपने इस डांस के करियर को प्रोफेशनल तरीके से आगे ले जाना चाहती थी। वो इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी 2 सालों तक, क्योंकि उन्हें इंडस्ट्री में कोई भी एज अ डांसर हायर नहीं कर रहा था। इन सारी चीजों से गीता बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी, क्योंकि उनका डांस बहुत अच्छा था मगर कोई भी डायरेक्टर एक नई डांसर के ऊपर पैसा नहीं लगाना चाहता था। जिसके बाद वो वापस अपने डांस टीचर के पास जाती हैं और सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से उनको समझा देती हैं। इसके बाद उनके डांस टीचर उनको समझाते हैं कि तुम्हारा सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि तुम बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी भी तरह पहले घुसो, उसके बाद अपने करियर को आगे बढ़ाना। ये चीज गीता बहुत अच्छी तरीके से समझ लेती है और उसके बाद गीता बैकग्राउंड डांसर के तौर पर बॉलीवुड में एंट्री ले लेती है।
गीता की पहली फिल्म थी कुछ कुछ होता है। उसमें एक गाना था तुझे याद ना मेरी आई। उसमें गीता ने बैकग्राउंड डांसर का काम किया था। जब ये डांस खत्म होता है तो गीता पहली बार अपनी जिंदगी में डांस करके पैसा कमाती है। उस समय गीता को सिर्फ 226 रुपए दिए गए थे। बैकग्राउंड डांसर का काम करने के लिए गीता को ये पैसे बहुत ही कम लग रहे थे, मगर गीता इसमें कुछ भी कर नहीं सकती थी क्योंकि वो एक बैकग्राउंड डांसर थी। अगर वो ज्यादा कुछ बोलती तो उन्हें बैकग्राउंड डांसर से भी हटा दिया जाता। इसके कुछ ही महीनों बाद उन्हें दूसरी फिल्म में काम करने का मौका मिला जिसका नाम था मैं हूं ना। इस फिल्म के भी कई सारे गानों में गीता ने बैकग्राउंड डांसर का काम किया। 8 सालों तक लगातार बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम करने की वजह से गीता का बॉलीवुड में छोटे मोटे लोगों से बहुत अच्छा कनेक्शन हो गया था। इसी वजह से सन 1998 में फराह खान अपने लिए एक असिस्टेंट कोरियोग्राफर हायर कर रही थी। उन्हें कोई भी अच्छा इंसान नहीं मिल रहा था जो उनकी मदद कर सके। तभी किसी ने फराह को सलाह दी कि आप एक बार गीता कपूर को हायर करके देखिए। फराह खान गीता कपूर को हायर कर लेती है और ये फैसला फराह खान के लिए भी और गीता के लिए भी बहुत अच्छा साबित होता है। इसके अगले साल ही दिल तो पागल है नाम की फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उसमें पहली बार फराह खान गीता को असिस्टेंट कोरियोग्राफर के तौर पर लेकर गई। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो गई। इसकी वजह से फराह खान और गीता कपूर दोनों को अच्छे पैसे कमाने का मौका मिला। इसके अगले साल मोहब्बतें नाम की फिल्म आई। उसमें भी फराह और गीता ने मिलकर उस फिल्म को कोरियोग्राफ किया और वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करती है। उसके बाद कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, मैं हूं ना, ओम शांति ओम जैसी सुपरहिट फिल्मों में इन दोनों ने मिलकर काम किया और अच्छा खासा पैसा कमाया। इनमें से ज्यादातर मूवी थिएटर में आते ही सुपरहिट हो जाया करती थी। 6 सालों तक गीता फराह खान के साथ असिस्टेंट कोरियोग्राफर के तौर पर काम करती रही। इस वजह से उन्हें काफी अच्छा अनुभव हो गया था। इसके बाद सन 2000 में गीता ने डिसाइड किया कि अब वो एक इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर के तौर पर काम करेंगी क्योंकि उन्होंने इतनी सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया था जिससे उनका अनुभव काफी बढ़ चुका था। इसके बाद उन्होंने फराह खान से अलग होकर अपना करियर शुरू किया। इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर के तौर पर गीता की पहली फिल्म थी फिजा। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद गीता डर गईं। उन्हें लगा कि कहीं उन्होंने फराह खान से अलग होकर कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया। इसके अगले साल गीता ने एक और फिल्म को कोरियोग्राफ किया जिसका नाम था अशोका। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। उसके बाद साथिया मूवी आई जो सन 2002 में रिलीज हुई। ये फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। 3 लगातार फ्लॉप मूवीज देने के बाद गीता कपूर डर गई। उन्हें लगा कि अभी और सीखने की जरूरत है। मगर इसके अगले साल ही हे बेबी नाम की फिल्म आई जो थिएटर में बहुत अच्छी तरह हिट हो गई। इसके बाद गीता के जान में जान आई और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। फिर थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक नाम की फिल्म आई। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। उसके अगले साल सन 2008 में अलादीन नाम की फिल्म आई जिसे गीता ने कोरियोग्राफ किया। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। एक के बाद एक हिट फिल्म देने के बाद गीता कपूर को काफी बड़ा नाम और पैसा मिल गया। मगर इसी दौरान सन 2008 में उन्हें एक टीवी शो में जज के तौर पर काम करने का मौका मिला। मगर गीता कपूर सोच रही थी कि इस शो को मैं ज्वाइन नहीं करूंगी क्योंकि उन्हें ये एक छोटा मोटा शो लग रहा था और उन्हें लगता था कि ये शो ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। वो समझ रही थी कि ये शो कुछ सालों तक ही चलेगा और फिर बंद हो जाएगा। गीता कपूर इस शो को एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी और इसे रिजेक्ट करने ही वाली थी। तभी उनके डांस टीचर ने कहा कि एक बार इस शो में जाकर तो देखो, क्या पता ये शो अच्छा निकल जाए। और दोस्तों, उस शो का नाम था डांस इंडिया डांस। जैसे ही ये शो टीवी पर टेलीकास्ट हुआ, ये इंडियन टेलीविजन पर बहुत ही तेजी से वायरल हो गया। जिस भी चैनल पर यह शो दिखाया जाता था उसकी टीआरपी अचानक दोगुनी हो गई। गीता को इस शो से इतनी पहचान मिली जितनी उन्होंने इतने सारे सुपरहिट फिल्मों में काम करने के बाद भी नहीं पाई थी। गीता एक बार सोच में पड़ गईं कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही है। दरअसल दोस्तों, एक कोरियोग्राफर का काम हमेशा कैमरे के पीछे होता है। उसे कभी भी कैमरे के सामने नहीं आना होता, जिसकी वजह से गीता को इंडस्ट्री के बाहर के लोग पहचानते नहीं थे। मगर डीआईडी शो के आने के बाद गीता को घर घर में लोग पहचानने लगे। गीता जी जब रास्ते से गुजरती तो लोग रुक रुक कर उनके साथ फोटो खिंचाने लगे। ये चीज देखकर गीता को बहुत खुशी हुई और वो सोचने लगी कि मैं इस शो को रिजेक्ट करने वाली थी, मगर इसी शो ने मेरी किस्मत बदल दी। दोस्तों, गीता ने इस शो को सन 2008 में ज्वाइन किया था
और इस समय एक राजीव नाम का कोरियोग्राफर उत्सव को कोरियोग्राफ कर रहा था। पहले तो गीता उसे सिर्फ प्रोफेशनली मिलती है, मगर धीरे धीरे इन दोनों लोगों के बीच में दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। इन दोनों लोगों को कई बार एक साथ मीडिया वालों ने कैप्चर किया था, मगर सन 2011 में एक न्यूज चैनल पर एक आर्टिकल छपता है जिसमें यह बताया जा रहा था कि गीता कपूर ने राजीव कच्ची से शादी कर ली है, वो भी सीक्रेटली, और उनके 2 बच्चे भी हो गए हैं। मगर ये लोग किसी को भी ये बात नहीं बता रहे थे। उस समय तो इन दोनों लोगों ने उस आर्टिकल पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया, मगर सन 2014 में जब इन दोनों लोगों का ब्रेकअप हो गया, तब राजीव कच्ची ने खुद सामने आकर ये कहा कि ना तो मेरी शादी गीता कपूर से हुई है और ना ही हमारे कोई बच्चे हैं। जिसके बाद से दोस्तों उस न्यूज आर्टिकल की सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा निंदा की गई और कुछ लोगों ने ये भी आवाज उठाई कि ऐसे न्यूज चैनल को तो बंद ही कर देना चाहिए। 2014 में ब्रेकअप होने के बाद गीता कपूर के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया था। गीता डिप्रेशन में चली गई थी और इस दौरान गीता ड्रिंक भी करने लगी थी। उन्हीं दिनों गीता एक बार एक पार्टी से ड्रिंक करके वापस आ रही थी। ये टाइम था सर्दियों का और सन चल रहा था 2015। गीता शराब के नशे में गाड़ी चला रही थी और अचानक गीता की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और साइड में एक पैदल चल रहे आदमी के ऊपर गाड़ी बहुत ही बुरी तरीके से चढ़ जाती है। इसके बाद गीता तुरंत गाड़ी को पीछे लेती है और जैसे ही वो आदमी कहता है कि मेरी मदद करो, तभी गीता गाड़ी घुमाकर वहां से फरार हो जाती है। ये सारी घटना सीसीटीवी पर कैद हो गई थी। जिसके बाद अगले दिन ही गीता के घर पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और गीता को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाते हैं। पुलिस स्टेशन लाने के बाद गीता और उस आदमी के बीच में पुलिस वाले ही समझौता करवा देते हैं। उस समझौते में गीता ने 7 लाख रुपए कैश और 3 लाख रुपए का चेक उस आदमी को दिया था जिसके ऊपर उन्होंने गाड़ी चढ़ाई थी। उस आदमी के पैर की हड्डियां टूट गई थीं और उसकी गर्दन भी क्रैक हो गई थी और इन पैसों से उसने अपना इलाज कराया। सन 2008 से लेकर सन 2016 तक गीता मां डांस इंडिया डांस में जज का काम करती रहीं। सन 2016 में गीता मां इस शो को छोड़ देती हैं क्योंकि उनको एक और अच्छा ऑफर मिला था एक नए शो से जिसका नाम था सुपर डांसर। इस शो ने भी गीता को बहुत ही ज्यादा फेम और पैसा दिया। ये शो टीवी पर बहुत ही अच्छे तरीके से वायरल हुआ और घर घर में देखा जाने लगा था। इसी शो के दौरान सन 2020 में गीता मां ने अपने मांग में सिंदूर लगाकर एक फोटो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड किया। ये फोटो जैसे ही सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ, सोशल मीडिया पर हल्ला हो गया कि गीता मां ने शादी कर ली है। उस पोस्ट के नीचे उनके फैंस कमेंट करके पूछने लगे कि गीता मां आपकी शादी आखिर किससे हुई, मगर गीता कपूर ने कोई भी बयान नहीं दिया। मगर उसके कुछ महीने बाद ही जब ये फोटो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गया, उसके बाद गीता कपूर सामने आती हैं और कहती हैं कि मेरी कोई भी शादी नहीं हुई है। अगर मेरी कभी शादी होगी तो मैं आप सभी लोगों को इनवाइट करूंगी। दरअसल वो सिंदूर वाला फोटो मैंने सुपर डांसर में एक डांस परफॉर्मेंस देने के लिए लगाया था। इसके बाद जाकर सोशल मीडिया पर सिंदूर वाले फोटो की हलचल कम हुई। दोस्तों, मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से आने की वजह से गीता को शुरुआती दौर में बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपको अपने तरफ से भी काफी पैसे लगाने पड़ते हैं और स्टार्टिंग के दिनों में बॉलीवुड में जो भी जाता है उसे नाम मात्र के पैसे मिलते हैं। जैसे गीता कपूर को भी ऐसे बैकग्राउंड डांसर का काम करने के लिए उस समय सिर्फ 226 रुपए ही मिले थे। मगर धीरे धीरे गीता मेहनत करती रही और अपने करियर में आगे बढ़ती रही। जब वो फराह खान के साथ काम करने लगी थी तो उन्हें महीने का लगभग 45,000 रुपए तनख्वाह फराह खान दिया करती थी। उस समय तक गीता कपूर की जिंदगी थोड़ी सी सेटल हो चुकी थी, क्योंकि उस समय 45,000 रुपए की कीमत काफी अच्छी खासी हुआ करती थी। जब वो एक इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर के रूप में काम करने लगी तो उस समय वो एक फिल्म का लगभग 2 लाख रुपए लिया करती थी। इस समय तक गीता कपूर की जिंदगी में पैसों की कमी खत्म हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने मुंबई में ही कई सारी प्रॉपर्टीज भी खरीदी। जब उन्होंने सन 2008 में DID को ज्वाइन किया था तो उन्हें प्रति एपिसोड 80,000 रुपए मिल रहे थे और महीने में लगभग 8 एपिसोड आते थे, जिसकी वजह से वो महीने में 3,40,000 रुपए कमा लिया करती थी। मगर जब उन्होंने DID शो छोड़ा तो उस समय तक उनकी तनख्वाह प्रति एपिसोड 3 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। सुपर डांसर को उन्होंने 4 लाख रुपए प्रति एपिसोड पर ज्वाइन किया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आज गीता कपूर की पूरी नेटवर्थ लगभग 51 करोड़ रुपए है और उनकी मुंबई में कई सारे फ्लैट्स और बिल्डिंग भी हैं। नंबर 2, बहुत बुरे हाल है। इतना पेन की पेन कम ही नहीं हो रहा।
इतने बस दुआ कीजिए मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। दोस्तों, आप सभी लोग भारती सिंह को तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है झलक दिखला जा सीजन 5 के सेट पर एक बार सलमान खान ने भारती सिंह के बालों को पकड़कर उनका सर दीवार में लड़ा के मारा था? और कैसे भारती सिंह जैसी लड़की जिसके पास खाने को पैसा नहीं होता था, पहनने को कपड़ा नहीं होता था, वह टीवी इंडस्ट्री में इतनी आगे बढ़ गई? आखिर बचपन में भारती सिंह के पिताजी के गुजरने के बाद उनकी मां ने पूरे घर को कैसे संभाला? क्या सचमुच भारती सिंह की मां भीख मांगकर अपने बच्चों को पढ़ाती थी? और आखिर क्यों ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने 2020 में भारती सिंह और हर्ष को ड्रग के केस में जेल में बंद किया था? और इस समय भारती सिंह को यह कौन सी जानलेवा बीमारी हो गई है जिसकी वजह से उनकी जान भी जा सकती है? जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में। भारतीय का जन्म 3 जुलाई 1984 को अमृतसर पंजाब में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। बचपन से ही भारती बहुत ही ज्यादा मोटी थी। आमतौर पर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका वजन 2 से 3 किलो के बीच में होता है, मगर जब भारतीय पैदा हुई थी तब इनका वजन लगभग 5 किलो 350 ग्राम था। इतना ज्यादा मोटा बच्चा देखकर हर कोई हैरान था। डॉक्टर से लेकर भारतीय के मोहल्ले वाले हर कोई हैरान था कि आखिर इतना मोटा बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। उस समय भारतीय के पापा ट्रक ड्राइविंग का काम किया करते थे, जिसकी वजह से वो हमेशा लॉन्ग रूट पर ट्रक चलाया करते थे और घर पर कम ही रहते थे, जिसकी वजह से जब भारती पैदा हुई तो उस समय उनके पिताजी मेघालय में ट्रक चला रहे थे। इसके कुछ हफ्तों बाद भारती के पिता घर आते हैं और पहली बार जब वह भी भारती को देखते हैं तो वह भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतना मोटा बच्चा नहीं देखा था। मगर दोस्तों, भारती की जिंदगी बचपन से ही बहुत ही ज्यादा कष्टदायक रही है। छोटी सी उम्र में ही उनके परिवार के साथ एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो जाती है। दरअसल उनके पिताजी दिल्ली से अपने ट्रक पर कुछ सामान को लोड करते हैं मुंबई ले जाने के लिए, और रास्ते में ही उनके पिताजी का बहुत ही दर्दनाक तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। यह एक्सीडेंट इतना भयानक था कि एक्सीडेंट के बाद भारतीय के पिता उसी ट्रक के अंदर ही फंस गए थे, जिसके बाद ग्राइंडर से ट्रक को काटकर उनको बाहर निकाला गया और तुरंत एम्बुलेंस में बैठाकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। दोस्तों, हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद जब यह बात भारतीय के घर वालों को पता चली तब हर कोई हॉस्पिटल की तरफ भागता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद उनकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। उनको आईसीयू में भर्ती किया गया था और रोजाना उनके ऊपर 1.5 लाख रुपए का हॉस्पिटल का खर्च बैठता था। 1 हफ्ते तक आईसीयू में रहने के बाद भारतीय के पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और साथ ही में अपने परिवार को 12 लाख रुपए का हॉस्पिटल बिल थमा जाते हैं। दोस्तों, भारती की मां के पास उस समय 12 लाख रुपए देने को नहीं थे, और आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल की दादागिरी के बारे में तो अच्छे तरीके से जानते होंगे। दोस्तों, पैसे ना देने की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने बॉडी देने से मना कर दिया, मगर थोड़ा सा नेगोशिएशन करने के बाद अस्पताल वाले 8 लाख रुपए में मान जाते हैं और 8 लाख रुपए देने के बाद भारती के पिताजी की बॉडी को घर पर लाया जाता है और अंतिम संस्कार किया जाता है। दोस्तों, भारती सिर्फ 2 साल की थी जब उनके पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद घर की पूरी जिम्मेदारी उनकी मां के ऊपर आ जाती है। इस समय भारती के घर की इतनी बुरी हालत हो जाती है कि खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं होता है। उनकी मां अमृतसर में ही काम ढूंढने के लिए निकलती है। 1 हफ्ते तक काम ढूंढने के बावजूद भी उन्हें कोई भी काम नहीं मिलता है। भारती सिंह एक इंटरव्यू में बताती हैं कि उस समय घर की स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि मेरी मां को 2 दिनों तक भीख भी मांगना पड़ा था, जिसके बाद उन्हें एक टेलर फैक्ट्री में सिलाई का काम मिला। भारतीय जब 4 साल की हुई तब उनकी मां ने उनका घर के बगल में ही एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दिया। उस सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी। इसके बाद जब भारती पहली कक्षा में गई तो उनकी मां ने उन्हें सरकारी स्कूल से निकालकर एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला करा दिया, जहां की फीस थोड़ी महंगी थी, जिसकी वजह से उनकी मां को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती थी फीस को भरने में। दोस्तों, भारती की मां बहुत ही ज्यादा मेहनती थी। वह सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक फैक्ट्री में जाकर सिलाई किया करती थी, जिसके बाद भी उन्हें सिर्फ महीने का 3000 रुपए ही मिलता था। मां की इतनी बुरी हालत को देखकर भारती बचपन से ही बहुत ही ज्यादा मैच्योर हो गई थी। वह खुद ही सुबह उठकर नहा धोकर अपने हाथ से कपड़े पहनती थी और उनकी मां सुबह 5 बजे ही खाना बनाकर अपने फैक्ट्री के लिए निकल जाती थी। वही खाना भारती खाती थी और टिफिन में बंद करके अपने स्कूल जाती थी। दोस्तों, स्कूल के दिन भी भारती के लिए बहुत ही ज्यादा कष्टदायक थे, क्योंकि स्कूल में उन्हें उनके क्लास के बच्चे काली भैंस कहकर चिढ़ाया करते थे। जब भी यह चीज भारती सुनती थी तो उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख होता था। जब भारती इस चीज की अपनी टीचर से शिकायत किया करती थी तो टीचर भी उन बच्चों को सिर्फ डांट कर छोड़ दिया करती
करती थी। दोस्तों, उस समय भारती बहुत ही ज्यादा मोटी थी और दिखने में भी बहुत ही ज्यादा बुद्धू लगती थी, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता था। धीरे धीरे भारती बड़ी होती है और जब वह 8वीं 9वीं क्लास में चली जाती है तब वह स्कूल के हर ड्रामा कंपटीशन में भाग लेने लगी थी। वह उन ड्रामा कंपटीशन में अपने स्कूल के ही टीचर्स की मिमिक्री करती थी, जो उस समय लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने स्कूली दौर में ही बहुत सारे मेडल भी जीते थे। मगर जब भी वह स्टेज पर जाया करती थी तो उनके क्लास के बच्चे ही पीछे से मोटी भैंस भी काली भैंस कहकर उन्हें चिढ़ाते थे। मगर इस समय तक भारती इतनी मैच्योर हो चुकी थी कि वह इन सारी चीजों को इग्नोर कर दिया करती थी। धीरे धीरे भारती बड़ी होती है और 10वीं के बाद वह मैथ्स से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाती है। दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को एक बात पता है भारती के बारे में, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, भारती शुरू से कॉमेडी के साथ साथ तीरंदाजी भी किया करती थी। वह तीरंदाजी में नेशनल लेवल तक खेली थी और कई जगहों पर उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। मगर घर की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से उन्हें तीरंदाजी छोड़ना पड़ा। दोस्तों, जैसे तैसे करके भारती ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की और अब समय आ गया था भारती का कॉलेज में एडमिशन लेने का। मगर दोस्तों, उनकी मां के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उन्हें एक कॉलेज में एडमिशन करा सके। इसके बाद भारती की मां ने अपने कान के बाली बेच दिए और भारती का कॉलेज में एडमिशन कराया। इस वक्त भी भारती की मां 12 से 14 घंटे तक सिलाई करती थी और उन्हें सिर्फ 3000 रुपए ही मिलते थे। उन 3000 में ही वह घर का सारा खर्च चलाती थी, कपड़े भी खरीदती थी और सब कुछ उसी में करती थी। दोस्तों, इस समय तक उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि अब घर भी उनका टपकने लगा था और मरम्मत करने के पैसे नहीं थे। दोस्तों, जब भारती कॉलेज में गई तो वह वहां पर भी कॉमेडी ड्रामा में भाग लिया करती थी। वह कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही अपने स्कूल में बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई थी, क्योंकि वह वहां पर भी जाकर मिमिक्री किया करती थी और वह लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता था। जिसके बाद एक दिन उनके स्कूल के प्रिंसिपल उन्हें अपने केबिन में बुलाते हैं और उन्हें सलाह देते हैं कि मुंबई में एक लाफ्टर चैलेंज नाम के शो का ऑडिशन हो रहा है, तुम जाकर एक बार उसमें ट्राई करो। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है, हो सके तो तुम्हारा उसमें सिलेक्शन भी हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। यह बात सुनने के बाद भारती डिसाइड करती है कि वह मुंबई जाएगी और इस शो का ऑडिशन देगी। मगर दोस्तों, उस समय अमृतसर से मुंबई जाने में 800 रुपए लगते थे, मगर इतना पैसा भारती के पास नहीं था। जिसके बाद भारती बिना टिकट लिए ही जनरल डिब्बे में घुस जाती है और जनरल डिब्बे का हाल तो आप सभी को पता ही है। 2 दिनों तक भारती जनरल डिब्बे में खड़ी की खड़ी ही रह जाती है। जिसके बाद वो मुंबई पहुंचती है। मुंबई पहुंचने के बाद भारती के पैर में बहुत ही भयंकर सूजन हो जाती है, जिसको इग्नोर करने के बाद भी भारती उस शो का ऑडिशन देती है, मगर वो उस समय सेलेक्ट नहीं होती है। जिसके बाद वो फिर से जनरल डिब्बे में बिना टिकट की घुसती है और वापस अमृतसर आ जाती है। अमृतसर आने के बाद भारती बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है, मगर उनकी माँ उनको मोटिवेट करती है और कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी में हार जीत तो होती रहती है, अगली बार तुम फिर से ट्राई करना। दोस्तों, इस बार भारतीय 2 साल तक अपने सेंस ऑफ ह्यूमर कॉन्फिडेंस पर काम करती है और उसके बाद वह फिर से जनरल बोगी में बिना टिकट की घुसती है और 2 दिनों बाद मुंबई पहुंच जाती है और इस बार वह ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 4 में ऑडिशन देती है और वह इस ऑडिशन में सेलेक्ट हो जाती है। एक तरफ भारतीय को सेलेक्ट होने की खुशी थी, मगर दूसरी तरफ उनको एक चिंता सताए जा रही थी कि आखिर वह इतने महंगे मुंबई जैसे शहर में 3 महीने तक कैसे रहेगी। दरअसल दोस्तों, ये शो 3 महीने तक चलने वाला था। जब सिलेक्शन की बात वह अपने मम्मी को बताती है तब उनकी माँ भी बहुत ही ज्यादा खुश होती है, मगर उनके पास भी इतना पैसा नहीं था कि वह अपनी बेटी को 3 महीने तक मुंबई में रहने का इंतजाम कर सके। इसके बाद वह अपनी एक सहेली से 10,000 उधार मांगती है और वही पैसे वह उठाकर भारतीय को दे देती है। दोस्तों, इन्हीं 10,000 में भारतीय को 3 महीने तक मुंबई में अपना खर्च चलाना था। 10,000 आने के बाद भारतीय लग जाती है एक सस्ता सा रूम रेंट पर लेने के लिए। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें सबसे सस्ता 3,000 में मुंबई के एक स्लम एरिया में एक रूम मिलता है। दोस्तों, वह रूम बहुत ही ज्यादा बेकार था। उस रूम में ना पंखा था और ना ही लिंटर लगा था। उस रूम की छत टीन से बनी हुई थी, जिसकी वजह से जब दिन का समय होता था तो वह कमरा बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता था। जैसे तैसे करके भारतीय इस रूम में सेटल हो जाती है, मगर उनको फिर से चिंता सताती है कि मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए है और इस घर का किराया 3,000 रुपए है, मतलब 3 महीने का 9,000 रुपए। दोस्तों, इस शो में काम करने के लिए भारती को पैसा नहीं मिलता था, क्योंकि वो इस शो में
सिर्फ एज अ कंटेस्टेंट ज्वाइन की थी। दोस्तों, भारती टीवी पर तो आती थी मगर उनके जेब में एक भी पैसा नहीं था। हालत इतनी बुरी थी कि वह सिर्फ दिन में एक बार ही खाना खाती थी। मगर 2 महीने बाद दोस्तों, भारती के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। तब वह बहुत ही ज्यादा घबराते हुए, शर्माते हुए उस शो के डायरेक्टर से अपना पूरा दुखड़ा सुना देती है, जिसके बाद वह डायरेक्टर पिघल जाता है। इनके ऊपर दया करके भारती को 15,000 की मदद देता है, जिसके बाद भारती इस शो को कंटिन्यू करती है। दोस्तों, इस समय भारती इस शो में जीत तो नहीं पाती है, मगर इस शो से उनको बहुत ही ज्यादा पहचान मिलती है। इस शो में वह सेकंड रनर अप रही थी, जिसकी वजह से उन्हें 16,000 की इनाम राशि मिली थी। यह इतना पैसा था कि जिससे वह मुंबई में कुछ और महीने तक रह सकती थी। दोस्तों, इस शो में भारती को लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि उनकी एक्टिंग और सेंस ऑफ ह्यूमर इतनी अच्छी थी कि इनको घर घर में पहचाने जाने लगा था, जिसकी वजह से अगले ही साल सन 2009 में भारती को कॉमेडी सर्कस नाम के एक शो में एज अ होस्ट काम करने का इन्विशन मिलता है। भारती उस शो को खुशी खुशी ज्वाइन कर लेती है, जिसके बाद भारती को हर एपिसोड का 10,000 रुपये मिलने लगा था। 10,000 रुपए भारती के लिए उस समय बहुत ही बड़ी रकम थी। यह चीज जब वो अपने माँ को बताती है तो उनकी माँ भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि कहाँ उनकी माँ 14 घंटे तक सिलाई किया करती थी, फिर भी सिर्फ 3,000 रुपए महीने का पाती थी। मगर वही भारती सिर्फ एक दिन में ही 10,000 कमाने लगी थी। भारतीय की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी थी और वो अब उस स्लम वाले रूम को छोड़कर अब एक फ्लैट में रेंट पर रहने लगी थी। दोस्तों, यह शो इतना ज्यादा फेमस होता है कि भारती को घर घर में पहचाना जाने लगा था, और जब भी वह किसी रास्ते से गुजरती थी तो लोग रुक रुक कर उनके साथ फोटो भी खींचने लगे थे। यह शो लगभग 5 सालों तक चला और भारती ने इस शो में 5 साल तक काम किया। मगर इसी दौरान ही भारती को एक और बड़ा मौका मिला। दरअसल अक्षय कुमार खतरों के खिलाड़ी 786 नाम का एक फिल्म बना रहे थे, जिसमें उन्होंने भारतीय को एक छोटा सा रोल दिया था जो सिर्फ 12 सेकंड का था, और उस रोल को करने के लिए भारतीय को 22,000 रुपए मिले थे, जिससे भारती बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी। दोस्तों, जब भारतीय टीवी पर आने लगी थी तब भारती पहले जहां रहती थी अमृतसर में, वहां पर लोग उन्हें पहचानने लगे थे। अब हर रिलेटिव्स उनके घर आने लगे थे, जो पहले उनको इग्नोर किया करते थे, और जब भी वह अपने होम टाउन में लौटा करती थी तो उनके घर के सामने लोगों का भीड़ लग जाता था फोटो खींचने के लिए। और इसी समय भारती ने अपने अमृतसर वाले पुराने घर को तुड़वाकर उसी जगह पर एक बहुत ही बड़ा घर बनवाया। मगर दोस्तों, सन 2011 में भारती की किस्मत पलट जाती है, क्योंकि इंडिया के सबसे बड़े टीवी धारावाहिक चैनल कलर्स पर एक झलक दिखला जा नाम का शो आ रहा था, जिसमें उन्हें एज अ होस्ट इनवाइट किया गया था, जहां पर सलमान खान भी आने वाले थे। भारती घर से बहुत ही ज्यादा खुश होकर और तैयार होकर निकलती है, क्योंकि उन्हें आज सलमान खान से मिलना था। जब सलमान खान झलक दिखला जा के सेट पर आते हैं तो भारती के कुछ कहने से पहले ही सलमान खान भारती से हाथ मिलाते हैं और उनको पहचान लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा कॉमेडी सर्कस नाम का शो देखता था, उसमें तुम बहुत ही अच्छा काम करती थी। ये चीज सुनकर भारतीय को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है, जिसके बाद ये शो चलता है और इसमें भारतीय लोगों को बहुत ही ज्यादा हंसाती है और सलमान खान भी उन जोक्स पर बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। धीरे धीरे यह शो खत्म होता है और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद एक अखबार की कटिंग सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। उस अखबार की हेडिंग थी, सलमान खान आए गुस्से में पीटा भारती सिंह को, और कई सारे नीचे फोटो भी छपे हुए थे। उन फोटोज को देखने के बाद ऐसा लगता था जैसे सलमान खान ने भारती के बालों को पकड़कर दीवार में जोर जोर से लड़ाकर मार रहे हैं। ये फोटो उस समय सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा वायरल होता है कि खुद भारती सिंह को एक वीडियो बनाकर इस चीज को क्लैरिफाई करना पड़ा कि यह सारी खबरें झूठ हैं, जिसके बाद उन न्यूज़पेपर्स की सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा आलोचना हुई और बैन करने तक की बात की गई। दोस्तों, झलक दिखला जा शो करने के बाद भारती अब हर एक एपिसोड का 12 से 13 लाख रुपए चार्ज करने लगी थी। इस समय तक भारती की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा हो गई थी कि उनको घर घर में पहचाना जाने लगा था। और झलक दिखला जा शो के दौरान ही पहली बार भारती हर्ष से मिलती है। हर्ष उस शो में स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर काम किया करते थे। हर्ष ही वह शख्स थे जो भारती को स्क्रिप्ट दिया करते थे, जो भारतीय टीवी पर बोला करती थी। इसी दौरान भारती और हर्ष के बीच में धीरे धीरे दोस्ती होने लगती है। वह एक दूसरे से मिलने लगते हैं और इन लोगों को एक दूसरे की कंपनी इतनी ज्यादा पसंद आती है कि कुछ महीनों बाद यह लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। रिलेशनशिप में आने के बाद भी यह लोग अपने पर्सनल लाइफ को बहुत ही ज्यादा प्राइवेट रखते हैं। इस चीज के दौरान भारतीय का करियर भी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था।
सन 2014 में इन्हें इंडियाज गॉट टैलेंट को होस्ट करने का मौका मिला। उसके बाद सन 2016 में कॉमेडी नाइट बचाव में भी इन्हें एजे होस्ट काम करने का मौका मिला। अपने करियर में लगातार सफलताएं देखने के बाद भारतीय डिसाइड करती है कि अब उनको एक इमोशनल सपोर्ट के लिए किसी की जरूरत है, और 4 साल तक चला अपने रिलेशनशिप के बाद भारतीय सन 2017 में दिसंबर के महीने में गोवा में अपने बॉयफ्रेंड हर्ष से शादी कर लेती है। इस शादी में लगभग 8 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और यह शादी सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल होती है और हर जगह इसी शादी की बात चलती है। अपनी शादी के बाद वह कई सारे टीवी शोज में फिर से काम करती है और इस समय तक वह अपना पेमेंट भी बढ़ा चुकी थी। यह इस समय हर एक शो का 12 से 23 लाख रुपए लिया करती थी। 2018 में यह खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 में पार्टिसिपेट करती है। फिर सन 2019 में खतरा शो में भी काम करती है, मगर 2020 में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी होने वाला था। लोग जो चीज भारती से एक्सपेक्ट नहीं करते थे, भारती ने वही चीज कर दी, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उनकी बहुत ही ज्यादा निंदा की गई थी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि 2020 में नेशनल ड्रग अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारती के घर पर रेड मारी थी। चलिए आपको यह चीज डिटेल में बताते हैं। सन 2020 में दोस्तों लॉकडाउन लग चुका था और 12 मार्च सन 2020 को पुलिस को खबर मिलती है कि भारती सिंह के घर में कुछ पार्टी हो रही है जिसमें नशीली पदार्थ का खुलेआम सेवन हो रहा है। जिसके बाद पुलिस 14 मार्च को भारती के घर के डोर बेल को बजाती है। जब भारती घर का दरवाजा खोलती है तो पुलिस अचानक से घर के अंदर घुस जाती है और सभी चीजों को जब्त कर लेती है। जब भारती पुलिस वालों से पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, तब पुलिस बताती है कि आपके घर में नशीली पदार्थ होने की हमें खबर मिली है। दोस्तों घर की बहुत ही अच्छे तरीके से छानबीन होती है, जिसके बाद एक टेबल के अंदर से पुलिस वालों को 90 ग्राम गांजा मिलता है। गांजा को जब्त करने के बाद पुलिस वालों ने हर्ष और भारती को तुरंत पुलिस स्टेशन बुला लिया। पुलिस स्टेशन में ले जाकर जब इनसे जांच पड़ताल हुई, तब भारती और हर्ष ने अपने मुंह से कबूल किया कि हाँ, वह लोग पार्टी करते हैं और नशीली चीजों का सेवन भी करते हैं। जिसके बाद सोशल मीडिया पर इन लोगों की बहुत ही ज्यादा निंदा हुई और बुराई भी हुई और इन लोगों को बायकॉट करने की मुहिम भी चली। अगले दिन ही भारती का लॉयर भारती और हर्ष को बेल दिला देता है, जिसके बाद ये लोग जेल से तो बाहर निकल जाते हैं, मगर भारती के करियर पर जैसे एक ब्रेक लग गया था। भारती इसके बाद बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी। वह सोशल मीडिया और टीवी से बहुत ही ज्यादा दूर जा चुकी थी, मगर सन 2021 में वह अपने करियर का फिर से एक कमबैक करती है और यह कमबैक छोटा मोटा कमबैक नहीं था। दरअसल इनको कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में काम करने का मौका मिला था। यह कपिल के साथ पहली बार था कि वह काम करने जा रही थी। इस समय जब भारती आई तब उनके दर्शकों ने उनकी पुरानी गलतियों को भुलाकर उन्हें दोबारा दूसरा मौका दिया और उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार दिया। कपिल के शो में काम करने के बाद वह डांस दीवाने नाम के टीवी शो को होस्ट करती है और इस शो को होस्ट करने के दौरान उन्होंने फिर से अपना पेमेंट बढ़ा दिया था। अब वह हर शो में काम करने का 30 से 32 लाख रुपए लेने लगी थी। मगर दोस्तों भारती सिंह की स्ट्रगल यहीं पर खत्म नहीं हुई। अचानक सन 2024 में उनके पेट में दर्द होने लगता है। यह दर्द हल्का हल्का था जिसको भारती इग्नोर करती है और कई सारे शोज को होस्ट करती रहती है, मगर धीरे धीरे यह दर्द बढ़ने लगता है और अचानक वह टीवी सेट पर ही गिर पड़ती है दर्द के मारे, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। अस्पताल में भर्ती करने के बाद जब इनका सीटी स्कैन होता है तब डॉक्टर बताता है कि भारती सिंह को पथरी हो चुकी है और डॉक्टर भारती को सलाह देता है कि आप बेड रेस्ट पर ही रहिए, आप इस समय टीवी शो से थोड़ी दूरी बना लीजिए। इसके बाद भारती सिंह का एक ऑपरेशन होता है, मगर दोस्तों यह ऑपरेशन बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो जाता है, जिसकी वजह से उनके पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। एक तो पहले उनके पेट में पथरी थी, उसके बाद उनके पेट में अब इन्फेक्शन भी हो गया था। इन चीजों का इलाज करते करते इनको 3 महीने लग जाते हैं, जिसके बाद उनके करियर पर ब्रेक लग गया था। इन्होंने कई सारे शोज और टीवी सीरियल में काम करने के लिए साइन किया था, मगर सब के सब इस समय ठप हो गए थे। अस्पताल में रहने की वजह से भारती फिर से डिप्रेशन में जाने लगी थी, मगर इस बार वह डिप्रेशन को दूर करने के लिए कई सारे यूट्यूब चैनल बनाती हैं, जिनमें सबसे पहला चैनल इनका था एलोल, जिस पर वह अपने फैमिली व्लॉग डाला करती थी, और दूसरा इनका चैनल था भारतीय टीवी, जिस पर यह पॉडकास्ट डाला करती हैं। आज के दिन भारतीय सिर्फ टीवी शो में ही काम नहीं करती हैं, बल्कि यह अपने यूट्यूब चैनल को भी चलाती हैं, जिनमें मिलियंस के फॉलोअर्स हैं। दोस्तों एक समय था जब भारतीय के पास ना खाने को खाना था, ना पहनने को कपड़ा था, मगर अब भारतीय की जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। आज भारती का नेटवर्थ 90 करोड़ के पार जा चुका है
दोस्तों, यह हर महीने कई सारे टीवी शोज में दिखाई देती हैं और अपने सोशल मीडिया पर यह बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहती हैं, जिसकी वजह से यह महीने का 6 से 7 करोड़ रुपए कमा लेती हैं। कहां बचपन में इनकी मां पूरे महीने में 3000 कमाती थी और कहां अब भारती 6 से 7 करोड़ रुपए महीने कमा लेती हैं। दोस्तों, एक इंटरव्यू के दौरान भारती की मां बताती हैं कि वह भारती पर बहुत ही ज्यादा प्राउड है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि भारती इतनी बड़ी टीवी आर्टिस्ट बन जाएगी। भारती को लगता था कि सिर्फ खूबसूरत लोग ही टीवी पर आ सकते हैं, मगर भारती ने इस चीज को गलत साबित किया और अपने टैलेंट और मेहनत के दम पर टीवी पर न सिर्फ आई बल्कि एक सफल आर्टिस्ट भी बनी।